साथियों, आज हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च या अंतर्वैश्विक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। इसमें हम जिन बातों की चर्चा करेंगे वे हैं अनुसंधान के तरीके, एक विषयक अनुसंधान, सामूहिक अनुसंधान, अंतर्वैश्विक अनुसंधान का अर्थ, अंतर्वैश्विक अनुसंधान की उपयोगिता और इसकी सीमाएं। अब यह देखिए कि जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि कोई एक व्यक्ति या एक वैज्ञानिक काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी काम करने वाले लोग एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लोगों की संख्या के आधार पर, यानी कितने लोग मुख्य रूप से उस अनुसंधान कार्य से जुड़े हैं, उसके आधार पर हम अनुसंधान को दो भागों में बांट सकते हैं। एक है वैयक्तिक अनुसंधान और दूसरा है सामूहिक अनुसंधान, इंडिविजुअल रिसर्च और टीम रिसर्च। इंडिविजुअल रिसर्च वह रिसर्च है जो कि एक व्यक्ति करता है अपने खुद की इच्छा या काम के अनुसार कोई अनुसंधान या शोध करने के लिए, और टीम रिसर्च या सामूहिक अनुसंधान जो कि एक टीम मिलकर करती है। यह टीम एक विषयक हो सकती है डिसिप्लिनरी रिसर्च के तौर पर, और अंतर्वैश्विक हो सकती है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के आधार की तरह से, यानी विषय के विशेषज्ञ एक ही विषय से जुड़े हुए हो सकते हैं और वो एक से ज़्यादा विषयों से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ पर हम अगर टीम रिसर्च को पहले समझने की कोशिश करें तो उसका अभिप्राय विशेषज्ञों के समूह द्वारा किसी विषय पर अनुसंधान किया जाना है, चाहे वे विशेषज्ञ किसी एक विषय से संबंधित हो या एकाधिक विषयों से। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब हम टीम रिसर्च की बात करते हैं तो टीम रिसर्च का मतलब यह नहीं है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स वगैरह मिलकर एक टीम बना रहे हैं। उसका मतलब यह है कि विषय को प्रतिरूपित करने वाले, उसका प्रतिपादन करने वाले और उसकी योजना बनाने वाले लोग कौन हैं, वे मिलकर अपनी टीम बनाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर्स हैं मदद के लिए जो डेटा कलेक्शन में या एनालिसिस में मदद करें, तो हम उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हम विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों के आधार पर, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर ही टीम की बात करते हैं। जब हम यह कहते हैं कि एक व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है, इंडिविजुअल रिसर्च है, तब तो कोई समस्या इस रूप में नहीं है कि वही व्यक्ति अपनी योजना तय करता है, अपने विषय का चुनाव करता है, अपनी उपकल्पनाएं बनाता है, अध्ययन के विभिन्न पहलू निर्धारित करता है, किन डायमेंशंस पर काम होगा, यह काम करता है। लेकिन जब एक टीम काम करती है तो यह काम विषय के विशेषज्ञ मिलकर करते हैं। अगर वे सभी विशेषज्ञ एक ही विषय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, या वनस्पति शास्त्र हो या केमिस्ट्री हो, कोई भी विषय हो सकता है, लेकिन अगर वो एक ही सब्जेक्ट के हैं तो हम उसको डिसिप्लिनरी रिसर्च, टीम रिसर्च की कैटेगरी में रखेंगे। इसकी विशेषता यह है कि इन विशेषज्ञों का प्रशिक्षण, उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति तथा सैद्धांतिक ढांचा एक जैसा होता है। इससे गहन अध्ययन में मदद मिलती है, परिशुद्ध अध्ययन होता है, वस्तुनिष्ठता बनाए रखना आसान होता है और कम समय में पूरा होने की संभावना होती है। जब सारे विशेषज्ञ एक ही विषय से जुड़े हुए हैं तो उस सब्जेक्ट में जो मेथोडोलॉजी काम में लाई जाती है सब उसको जानते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रिपरेशन एक जैसी होती है और वे एक ही जैसी थियरीज़ को ध्यान में रखकर काम करते हैं।
समाजशास्त्री हैं तो समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे, और मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। इससे यह फ़ायदा होता है कि जब कई जानकार मिलकर एक विषय पर बात करते हैं तो उस विषय को गहराई से समझने में मदद मिलती है। हो सकता है कि एक विशेषज्ञ के ध्यान में जो चीज़ नहीं जा रही हो वो दूसरे विशेषज्ञ के ध्यान में चली जाए। एक्यूरेसी बनी रहती है, परिशुद्धता बनी रहती है, क्योंकि तथ्यों को सही ढंग से संकलित करके उनका एनालिसिस करना आसान होता है। ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता बनी रहती है, क्योंकि कोई सब्जेक्टिव फीलिंग नहीं आ सकती। कहीं पर होता भी है तो दूसरे विशेषज्ञ उसको काउंटर चेक करने का काम करते हैं, और जब सब लोग एक ही ढंग से काम कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा बढ़िया तरीके से अनुसंधान किया जा सकता है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एक तो महत्वपूर्ण सीमा यह है कि इसमें एक पक्षीय अध्ययन होता है, दूसरा संगठन की समस्या होती है, तीसरा घटनाक्रम का पूर्ण चित्रण कर पाना आवश्यक नहीं होता और अधिक खर्चीला होता है, क्योंकि सभी लोग एक ही पर्सपेक्टिव का काम में ले रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं तो चाहे 2 अर्थशास्त्री हों या 4 हों या 14 हों, वो केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्थ के दृष्टिकोण से ही घटना को देखेंगे। अगर राजनीति शास्त्री हैं तो अपने दृष्टिकोण से देखेंगे, इंजीनियर हैं तो अपने दृष्टिकोण से देखेंगे। तो उनका ध्यान अपने पक्ष पर तो रहेगा, लेकिन दूसरे पक्षों की उसमें उपेक्षा हो सकती है। दूसरी समस्या आती है संगठन की, क्योंकि एक ही विषय के विशेषज्ञों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके उनको एक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना व्यवहार में कठिन होता है। हर कोई अपने को सब्जेक्ट एक्सपर्ट मानता है और ये चाहता है कि उसकी बात को वेटेज मिले, उसकी बात को ध्यान से सुना जाए, और उसमें फिर यह आवश्यक नहीं रहता कि हम घटनाक्रम को पूरे विस्तार के साथ में समझ सकें, और यह पद्धति फिर अधिक खर्चीली भी हो जाती है। उसका विकल्प इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में सामने आता है, यानी जो टीम के सदस्य हैं वे किसी एक विषय के नहीं होकर कई विषयों से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स का अध्ययन करने वाले जो समाजशास्त्री रहे, वे समाजशास्त्र के विशेषज्ञ तो थे, लेकिन उसके साथ में अर्थशास्त्री भी शामिल थे। योजना आयोग जो योजनाएं बनाया करता था वह इकोनॉमिक्स को भी लेता था, वह एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी लेता था, वह और दूसरे विषय के विशेषज्ञों को भी लेता था। तो उससे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाने में आसानी रहती है। हमें टीम रिसर्च के फॉर्म्स को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उनका अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों की आपसी भूमिका किस तरह की होगी। इसके लिए अब पिछले 10-15 सालों में नई नई टर्म्स काम में आने लगी हैं, जिनके बारे में हम बहुत ही संक्षेप में बात करेंगे। इंट्राडिसिप्लिनरी या आंतर विषयक, जो कि एक ही विषय के विशेषज्ञों की टीम के द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है। चूँकि एक ही विषय है इसलिए हम उसको इंट्राडिसिप्लिनरी कहते हैं। दूसरा है क्रॉस डिसिप्लिनरी, एक विषय को दूसरे विषय के दृष्टिकोण से देखना। अगर एक समाजशास्त्री अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से चीज़ें देख रहा है या अर्थशास्त्री राजनैतिक दृष्टिकोण से चीज़ें देख रहा है तो वह क्रॉस डिसिप्लिनरी हो जाएगा। आप लोगों ने इस तरह के विशेषज्ञ शब्द सुने हैं, पॉलिटिकल सोशलॉजी। पॉलिटिकल सोशलॉजी यानी पॉलिटिकल इवेंट्स को सोशलॉजी और पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से मिलाकर देखना, या इकोनॉमिक सोशलॉजी की हम बात करते हैं, सोशल साइकोलॉजी की हम बात करते हैं। ये सब क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च के उदाहरण कहे जा सकते हैं।
तीसरा है मल्टीडिसिप्लिनरी या बहुविषयक। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों का अपने अपने विषय के ज्ञान के आधार पर एक साथ काम करना, यानी एक विस्तृत समस्या ली और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है, कृषि के क्षेत्र में कृषि विशेषज्ञ किसानों की कृषि से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स जो हैं वह उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ, उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्थिक कठिनाइयाँ क्या हैं उसकी बात करेंगे। समाजशास्त्री यह देखेंगे कि उनके सामने किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं आ रही हैं। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। एक अनुसंधान हुआ था जिसमें कि यह देखा गया कि एक विशेष फसल को लोगों को कहा गया उगाने के लिए, कुछ सालों तक वह उन बीजों का उपयोग करके फसल उगाई गई, लेकिन फिर उसके बाद में वो वापस से अपने पुराने तरीके पर आ गए और पुराने बीजों से ही उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दिया। कारण पूछा गया तो कहा गया कि परिवार की महिलाओं को नई फसल नहीं पसंद आई, उसका स्वाद नहीं अच्छा लगा, इसलिए हम पुराने बीजों का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर की समस्या नहीं थी, यहाँ पर उसके साथ में सोशल प्रॉब्लम भी थी कि परिवार या समाज उस नई फसल को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर उसकी मदद है। और एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बताएं कि सरकार जो योजनाएं बनाती है, या जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जोधपुर में काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जो भी रिसर्चेस करवाता है उसमें अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र का व्यक्ति होना ज़रूरी है, ताकि उन कृषि संबंधी कार्यों के सामाजिक आर्थिक पक्ष पे ध्यान दिया जा सके। ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है जो कि इस बात को बताता है कि मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कई बार व्यावहारिक जीवन में काम में ली जाती है। जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करते हैं, वह उस प्रकार की रिसर्च है जिसमें विभिन्न विषयों के ज्ञान और पद्धतियों का एकीकरण तथा उनके उपागमों का समन्वय करते हुए काम किया जाता है। यानी हम अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज और उनके पर्सपेक्टिव, उनके विषय को देखने का जो तरीका है, उन सबको इंटीग्रेट करके मिला जुला कर फिर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करें, वह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ट्रांसडिसिप्लिनरी, विभिन्न विषयों के परिप्रेक्ष्यों से ऊपर उठ के बौद्धिक ढांचों की एकता को स्थापित करना, जो पार विषयक अनुसंधान है, वो इससे भी एक कदम उच्च है, जो कि सिद्धांतों के एकीकरण का काम करता है। एक विषय के सिद्धांत दूसरे विषय के सिद्धांत, उनको आपस में मिलाकर उसके आधार पर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड थियोरी को डेवलप करके चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, जो कि ज्ञान और विषय के विकास में बहुत ही ऊपर का स्तर होता है। अब हम बात करें इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की, जो कि हमारा आज का मूल विषय है। फैसिलिटेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की एक समिति अमेरिका में बनी थी जिसने 2004 में इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। उसके अनुसार अंतर्वैश्विक अनुसंधान समूहों या व्यक्तियों के द्वारा अनुसंधान किए जाने का तरीका है जो उन समस्याओं को मूलभूत रूप में समझने या समाधान करने के लिए दो या अधिक विषयों या विशिष्ट ज्ञान पुंजों की सूचनाओं, तथ्यों, प्रविधियों, यंत्रों, परिप्रेक्ष्यों, अवधारणाओं तथा अथवा सिद्धांतों का समन्वय करते हैं, जिनका समाधान किसी एक अकेले विषय या अनुसंधान के तरीके से परे है। Working definition set forth in a National Academy's report in 2004 by Committee on Facilitating Interdisciplinary Research says,
Interdisciplinary research is a mode of research by teams or individuals that integrates information, techniques, tools, perspectives, concepts, and or theories from two or more disciplines or bodies of specialized knowledge to advance fundamental understanding or to solve problems whose solutions are beyond the scope of a single discipline और एरिया ऑफ रिसर्च प्रैक्टिस। आप ये देखिए, क्रॉस डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, सब चीज़ों को इस परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। हम अपने शौक़ के लिए या ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग शब्दों को काम में लें। मुख्य बात यह है कि हम अपने टूल्स, अपनी टेक्निक्स, हम किन यंत्रों को काम में ले रहे हैं, किन विधियों को काम में ले रहे हैं, चीज़ों को देखने का हमारा परिप्रेक्ष्य क्या है और हमारे सिद्धांत क्या हैं, उन सब को मिला जुला कर ऐसी नॉलेज को डेवलप करते हैं जिससे कि विषय को हम मूलभूत रूप से समझ सकें और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें, क्योंकि वो किसी एक विषय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं या उसके लिए संभव नहीं है। आजकल के समय में हम जिस पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण संबंधी जो अध्ययन है, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, वह साइंस और आर्ट और सोशल साइंसेस तीनों का समन्वय है। हम बायो इंजीनियरिंग की बात करते हैं जिसमें कि बायोलॉजी और इंजीनियरिंग का समन्वय है। केमिकल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं। ये सब मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी विषय ही हैं, क्योंकि इसमें केवल एक विषय से काम नहीं चल सकता। हम अपने कंप्यूटर्स को लें, हमारे कंप्यूटर में जो सूचनाएं हैं, वे सूचनाएं भरने वाले कंप्यूटर के जानकार होंगे, लेकिन वो सूचनाएं देने और एनालिसिस करने के लिए तो उनको सारे विषयों के विशेषज्ञ चाहिए और सबके मिलजुल कर ही काम हो सकता है। इसलिए ज्ञान के विकास के साथ में ही इंटीग्रेटेड नॉलेज के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का महत्व बढ़ रहा है। इसकी उपयोगिता क्या है? पीवी यंग का कहना है कि यह पद्धति आधुनिक जीवन में बारीकी से परस्पर उलझी सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक शक्तियों के जटिल जाल के अध्ययन विश्लेषण को सरल बनाती है। It facilitates the study and analysis of the complex web of social, psychological, economic forces intricately interwoven in modern life. समाज के संदर्भ में पीवी यंग ने बात अपनी कह दी। खुद चूँकि समाजशास्त्री रही हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हर घटना, हर समस्या का एक सामाजिक पक्ष होता है, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है और एक आर्थिक पक्ष होता है। उनका जो जटिल जाल है, उसको समझने के लिए हमें अंतर्वैश्विक अनुसंधान की ज़रूरत होती है। चाहे वो चुनावों की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, हमको इन सब का मिलाकर ही काम में लेना होगा, तभी हम लोगों की भावनाओं और उनके रिएक्शंस को भली प्रकार से समझ सकते हैं। इससे हम ये देखते हैं कि इस घटनाक्रम के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित होता है। घटनाक्रम के विभिन्न आयामों को समझने में सुविधा होती है, गहन अध्ययन संभव होता है और जटिल घटनाक्रम को समझने में आसानी रहती है। आपको इन चीज़ों को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं कि हम विषय को गहराई से समझ सकते हैं और उसके प्रति हम एक टोटल होलिस्टिक अप्रोच अपना सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम क्यों सफल हो रहा है, उसके पीछे कौन से ऐसे इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, या अगर सफल नहीं हो रहा है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को उस कार्यक्रम से रोक रहे हैं, उसको पसंद करने से अटका रहे हैं। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्थायी, निरंतर, सतत विकास कैसे होगा, उसके लिए
वर्तमान पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों क्या सोच रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, और यहाँ पर उस गहराई से समझने के लिए हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता होती है। उसका फ़ायदा यह होता है कि हम परिशुद्ध और वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं तो वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना संभव है। अलग अलग डिसिप्लिन्स की हम टेक्निक्स और टूल्स को काम में ले रहे हैं, परिशुद्धता संभव है। और अध्ययन में लचीलापन है, क्योंकि हम अलग अलग अप्रोचेस को ले रहे हैं, अलग अलग ढंग से हम काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नीति निर्माण और क्रियात्मक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है एक्शन रिसर्च। यहाँ पे आपको बताएं कि राजस्थान के दूसरे राज्यों में भी हो रहा होगा, लेकिन राजस्थान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर टीम्स जाकर उनका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन कर रहे हैं। यानी उनके स्वास्थ्य कैसा है और उनकी सामाजिक समस्या क्या है, ताकि उनके स्वास्थ्य और उनके सामाजिक पक्षों को आपस में जोड़ा जा सके। और ख़ास करके जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो वहाँ पर आ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाएं, उसके बारे में DMRC और दूसरे इंस्टीट्यूट्स काफ़ी काम करने में लगे हुए हैं। ये केवल एक उदाहरण है। इस तरह से आप सोचिए, विभिन्न राज्य, विभिन्न देश जब एक्शन रिसर्च के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए सूचनाओं को संकलित करते हैं, तब इसी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। वे सीमाएं क्या हैं? विषय विशेषज्ञों का अपने विषय के प्रति पूर्वाग्रह होता है, आपसे तालमेल और सामंजस्य की समस्या होती है, पद्धतियों और तकनीकों के तालमेल में कठिनाई होती है और सिद्धांत निरूपण में कठिनाई होती है। चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि जहाँ पर कई लोग काम करेंगे और सभी विशेषज्ञ हैं, वहाँ पर ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। हर कोई अपनी अप्रोच, अपने विषय को सही मानता है और उनके बायस एटीट्यूड कहीं ना कहीं पर चीज़ों को प्रभावित करता है। तालमेल करने में कठिनाई होती है, पद्धतियों और तकनीकों को लेकर कठिनाइयाँ आती हैं कि कौन सी पद्धति किसके मुकाबले ज़्यादा उपयोगी है। और सबसे बड़े सिद्धांत निरूपण में कठिनाई आती है कि हम अपने सिद्धांत को किस तरह से फॉर्मुलेट करें कि उसमें सब पक्षों को सम्मिलित किया जा सके। लेकिन इतना अवश्य है कि अगर टीम लीडर होशियार है, अगर वह पर्सनैलिटी मैनेजमेंट कर सकता है, तो टीम रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आजकल के समय में तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान का विकास हो रहा है, वैसे वैसे चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये देखिए कि हम जब ये बात करते हैं कि आधुनिक जीवन में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शक्तियों के जाल का विश्लेषण करके चीज़ों को आसान बनाती हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि हर समस्या के ये विभिन्न पहलू होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण जो हमारे सार्वजनिक जीवन से और आजकल के जीवन से संबंधित है। हम चुनावों में बात करते हैं, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, हम किसको वोट दें, पार्टी महत्वपूर्ण है या व्यक्ति महत्वपूर्ण है, या उसके सिद्धांत महत्वपूर्ण है या चरित्र महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कैंडिडेट चुनने की बात आती है तो हम कैंडिडेट से ज़्यादा उसकी जाति या उसकी विचारधारा या लोकल कॉन्टेक्स्ट या पर्सनल अफिलिएशन या उसके होने के फ़ायदे नुकसान आदि को ध्यान में रखकर वोट देने के लिए जाते हैं। बहुत कॉमन है। तो कैसे व्यक्ति सिद्धांत के धरातल पर एक बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार के धरातल पर वे क्यों अपना वो विचार बदलते हैं या क्या एक्शन करते हैं, क्या कार्य करते हैं, इसको समझने के लिए हमें यह होलिस्टिक अप्रोच या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना पड़ेगा।
और आप यकीन कीजिए ऐसी पैनल स्टडीज़ हुई हैं जहाँ पर कि किश्तों में ये देखा गया कि पहले लोगों ने क्या कहा कैंडिडेट्स के बारे में, इलेक्शन से पहले क्या कहा और इलेक्शन के बाद में उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने क्या किया है और रिज़ल्ट्स में कितना डिफरेंस आया। ये लोगों के चेंजिंग एटीट्यूड को बताता है। विद्यार्थियों के अध्ययन हुए हैं जहाँ पर कि बचपन में विद्यार्थी क्या सोचते और क्या करते रहे और जैसे जैसे उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती चली गई उनकी थिंकिंग और उनकी अप्रोच में क्या अंतर आया। ये जो लॉन्ग टर्म रिसर्चेस होती हैं वे अगर इंटरडिसिप्लिनरी रूप लेते हैं तो उनके पर्सनैलिटी असेसमेंट करने में वो बहुत सहायक होती हैं। जब हम यह बात करते हैं कि लोग किस तरह से मशीनों का उपयोग करते हैं और उन मशीनों का कैसे वो सामाजिक जीवन में ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जुगाड़ू व्यवस्था। ये जुगाड़ू व्यवस्था क्या है? अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ के लिए उपयोग में लाना। एक बहुत मज़ेदार उदाहरण आपको देती हूँ। जिस समय में वॉशिंग मशीन्स आई थी उस समय में पता चला कि पंजाब के किसान वॉशिंग मशीन्स खरीद के गाँवों में लेके जा रहे हैं। तो लोगों को बड़ी उत्सुकता हुई कि गाँवों में वॉशिंग मशीन्स इतनी कैसे खप रही हैं। जाके पता किया तो पता चला कि वह घी निकालने के लिए उन वॉशिंग मशीन्स को काम में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत आसानी से उसमें मथने का कार्य हो जाता था तो उनका काम आसान हो गया था। ये जुगाड़ू व्यवस्था तो है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी के सोशल लाइफ में उपयोग का एक उदाहरण है जिसको हम केवल एक डिसिप्लिन से नहीं समझ सकते। उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, उसका सोशल एस्पेक्ट भी है और उसका टेक्निकल एस्पेक्ट भी है। महाराष्ट्र के कई किसान हैं जो कि बताते हैं कि वे अपनी फसल अपने खेत के एक हिस्से में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करते हैं, दूसरे हिस्से में फर्टिलाइज़र्स को केमिकल्स को काम में लेते हैं। कारण पूछने का कहा कि नहीं साहब, वो ठीक है, हम अपने घर के लिए जो अनाज उगाते हैं उसमें हम ऑर्गेनिक को काम में लेते हैं, लेकिन बाकी की खाद का उपयोग तो हम बेचने के लिए करते हैं क्योंकि उससे हमारी फसल ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बढ़िया होती है। ये अंतर जो है साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक है कि आप किसी खाद का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने पैसा कमाने के लिए। तो इसके लिए आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल सकते, आपको मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच को अपनाना ही पड़ेगा। और इसीलिए यही कारण है कि टीम रिसर्चेस, मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्चेस आजकल के समाज की आवश्यकता होती जा रही है। तो इस तरह से आप ये देखिए, हमने यह बात की कि जो भी अनुसंधान किए जाते हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, या तो व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं और या समूह के द्वारा किए जाते हैं। समूह अगर विशेषज्ञों से मिलकर बना है, एक विषय के हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा विषयों के हो सकते हैं, और जब वह 2 या 2 से ज़्यादा विषयों के होते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वह मिलकर अपने अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव और थियरीज़ को भी ध्यान में रखते हैं, लेकिन उनमें आपस में तालमेल मिलाकर काम करें ताकि उनका काम ज़्यादा बढ़िया हो सके और समाज को उसको अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके।